मैं उदय मिश्रा फिर हाजिर हूँ आपके सामने चाइल्ड पेडागोजी की क्लासेस लेकर। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट और उसकी कुछ डेफिनेशंस के बारे में और भी बहुत कुछ उनके बारे में जाना था। तो अब हम पढ़ते हैं कि जो हमारा डेवलपमेंट है उसमें एक मैंने आपको कुछ 4 डेवलपमेंट बताए थे। कौन कौन से बताए थे? एक फिजिकल डेवलपमेंट, एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एक सोशल डेवलपमेंट और एक इमोशनल डेवलपमेंट। तो यही जो मेन हम लोगों का डेवलपमेंट है वो सिर्फ 4। कौन से 4? PCSE। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी? PCSE। फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हमने एक थ्योरी पढ़नी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे जो आने वाला एग्जाम है सीटेट, सबसे ज्यादा कहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यही है थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इससे इतने ज्यादा क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं कि आप कह सकते हैं कि मिनिमम 2 to 4 क्वेश्चन तो इससे आने ही आने। ठीक है, तो इसको इस पे जरा ध्यान दीजिए, इसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन कुछ भी हो सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट किसने दी है? जीन पियाजे। किसने दी है? जीन पियाजे। ठीक है, फिर उसके बाद ये कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के, तो इसीलिए इनको क्या कहेंगे? ही वाज अ स्विस साइकोलॉजिस्ट। ये स्विट्जरलैंड के थे और इनको ये एक मेन पॉइंट है, इनको फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि जो कंस्ट्रक्टिविज्म है, संरचनात्मक, उसके भी फादर कौन कहे जाते हैं? यही जीन पियाजे। ठीक है, तो कह सकते हैं इन्होंने क्या कंस्ट्रक्टिविज्म का क्या मतलब है कि बच्चा जो है नॉलेज को कैसे अर्न करेगा? खुद से ही, मतलब खुद से ही डिस्कवर करके, खुद से ही चीजों को करके एक तरीके से सीखेगा। तो वही क्या होता है? कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। इन्होंने चाइल्ड को एज अ डिस्कवरर ट्रीट किया। डिस्कवरर का मतलब उसे एक नन्हा वैज्ञानिक माना। किसको? चाइल्ड को एक नन्हा वैज्ञानिक माना। देखिए ये एक मेन पॉइंट है कि द थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट वाज गिवन बाय जीन पियाजे। He was a Swiss psychologist. He was the father of child psychology and treats child as a discover. ठीक है, देखिए मैं एक टारगेट लेके चल रहा हूँ कि जैसे मैंने एक किसी भी साइकोलॉजिस्ट का नाम उठाया, उससे रिलेटेड जितने भी अगर जो हम लोग पेडागोजी पढ़ रहे हैं, इस पेडागोजी में उसने जो भी कुछ किया है, अगर उसका कहीं भी नाम आया है, तो आपको, अगर मैं जीन पियाजे पढ़ा रहा हूँ तो इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, कुछ भी छूटेगा नहीं, चाहे वो यूपीटेट के लिए हो चाहे वो सीटेट के लिए हो। ठीक है, समझ रहे हैं आप? मतलब एक बार पढ़िए, उसके बारे में सारा पढ़िए। ये नहीं है कि उसके बाद में अरे ये चीज छूट गई, अरे ये चीज छूट गई, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, यही मेरा एक टारगेट है कि एक साइकोलॉजिस्ट का नाम उठाना है। ठीक है, जैसे जो भी अभी लर्निंग भी पढ़ेंगे हम लोग, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, तो उसमें मैं एक साइकोलॉजिस्ट का नाम उठाया, उसमें सब कुछ हमें बता देना। ठीक है, तो जीन पियाजे का इंट्रोडक्शन हो गया। ये फादर ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म में कहे जाते हैं। इनके कुछ बुक्स के नाम इंपॉर्टेंट है। क्या है? मोरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड। मोरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरी बुक क्या नाम है? साइकोलॉजी ऑफ अ चाइल्ड। दूसरी बुक का क्या नाम है? साइकोलॉजी ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, पहली बुक का नाम है मोरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड, दूसरी बुक का नाम है साइकोलॉजी ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने कुछ सिर्फ एक ही प्रिंसिपल, कॉग्निटिव के ही प्रिंसिपल नहीं दिया है, इन्होंने और भी चीजों के बारे में बताया। किस बारे में बताया? देखिए पहला है प्रिंसिपल ऑफ मोरल डेवलपमेंट। इन्होंने मोरलिटी के ऊपर भी थोड़ी बहुत चर्चा की है, उससे भी रिलेटेड कुछ बातें बताई हैं। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज एंड थॉट भी किसने दिया है? पियाजे ने। ठीक है, तो इन्होंने 3 प्रिंसिपल दिए हैं, और तीसरा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसी के बारे में हम अभी आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, इन्होंने कौन कौन से 3 डेवलपमेंट के बारे में बताया? प्रिंसिपल ऑफ मोरल डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज एंड थॉट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, तो सब इनकी बुक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मोरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड एंड द साइकोलॉजी ऑफ अ चाइल्ड। ठीक है, आप इसकी एक ट्रिक याद कर सकते हैं, जैसे ये चाइल्ड से रिलेटेड जो भी बताया, मतलब साइकोलॉजी ऑफ अ चाइल्ड से अगर किसी ने खेला है एक तरीके से, वो किसने खेला? जीन पियाजे ने। ठीक है, इन्होंने चाइल्ड को एज अ डिस्कवरर, एज अ लेटर साइंटिस्ट माना है। तो हमें पढ़ना है ये वाला इनका प्रिंसिपल। कौन सा? प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कौन सा? प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये कौन सी बुक में होगा? क्या इसमें होगा? इसमें होगा? आप खुद से बताइए। ऑफ कोर्स इसमें होगा।
क्योंकि ये मोरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड में कौन सा प्रिंसिपल होगा, मोरल डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोरल डेवलपमेंट, ठीक है। चलिए ठीक है, इसके बारे में आगे बढ़ते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पहले तो समझ लेते हैं कि इन्होंने अपनी थ्योरी में कुछ क्या क्या कहा है ना। कि इन्होंने लैंग्वेज को लेकर क्या कहा है, और मतलब बहुत सारी चीजें इन्होंने बताई, उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने क्या कहा है कि इन्होंने कहा कि इंसान पहले क्या करता है बताइए, सोचता है, और फिर क्या करता है, बोलता है। ठीक है, इन्होंने कहा पहले थिंकिंग फर्स्ट, मतलब थिंक्स फर्स्ट and then speak। समझ रहे हैं आप, मतलब इन्होंने लैंग्वेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया, एंड देन स्पीक। ठीक है, मतलब सबसे पहले क्या है, थिंकिंग आया, एंड देन लैंग्वेज, यहां पे आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में लैंग्वेज। ठीक है, इसका एक शॉर्टकट है थिंकिंग टू लैंग्वेज। ठीक है, आप समझ रहे होंगे, इन्होंने किसको इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा, लैंग्वेज को। ठीक है, इन्होंने कहा कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, कि अगर कोई बच्चा सीखना चाहता है उसमें लैंग्वेज हमारा बैरियर नहीं, उसमें वो कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। ठीक है, भाषा एक कोई माध्यम नहीं है, अगर इंसान मतलब बच्चा कैपेबल है सीखने के, वो तो सीख जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, पहले थिंकिंग आती है, फिर क्या आती है, लैंग्वेज आती है। ठीक है, फिर उन्होंने कुछ चीजें बताई हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। एक बताया है स्कीमा, क्या है स्कीमा, क्या बताया है स्कीमा। ठीक है, स्कीमा क्या है, ये एक सेट ऑफ पैटर्न्स है, या आप कह सकते हैं ये इंफॉर्मेशन है। ठीक है, जो हम अडॉप्ट करें, क्या है, दीज आर द सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, जो हमें क्या करना है, जो हमें सीखनी है। ठीक है, तो ये स्कीमा कहाँ जाएंगे, हमारे माइंड में रहेगी, जो हम अडॉप्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर अडॉप्ट करेंगे तो कौन सा प्रोसेस कहलाए, एडाप्टेशन। कौन सा प्रोसेस कहलाए, एडाप्टेशन। ठीक है, तो अगला प्रोसेस है, तो अगली इन्होंने बात की है, वो की है एडाप्टेशन की। इसकी बात की है एडाप्टेशन। देखिए एडाप्टेशन किससे किससे मिलकर बना है, पहला हमारा है एडाप्टेशन। एडाप्टेशन के अंदर दो चीजें आती हैं, एक आता है एसिमिलेशन और एक आता है एकोमोडेशन। एक आता है एसिमिलेशन और दूसरा क्या आता है प्लस एकोमोडेशन। इसको मैं समझा देता हूं आपको कि क्या चीजें हैं आगे। एक है एसिमिलेशन, एक है एकोमोडेशन। ठीक, देखिए क्या एसिमिलेशन का क्या मतलब है, जो हमने अभी बताया ना, जो हमारा स्कीमा था, वो एसिमिलेट, ये एक तरीके से जो नए चीजें हैं वो हमें एब्जॉर्ब करना, वो क्या कहलाता है एसिमिलेशन। ठीक है, एसिमिलेशन के फर्दर कुछ प्रोसेस वो भी मैं आपको बताऊंगा। एसिमिलेशन में भी कुछ चीजें होती हैं, मतलब आत्मसात करना, आप समझते हैं ना, कि जब आप कोई चीज एब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं, आत्मसात करने की कोशिश करते हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एसिमिलेशन। ठीक है, फिर जब वो एसिमिलेशन के अंदर भी क्या आता है, अच्छा वो भी मैं बता ही देता हूँ। एसिमिलेशन में दो चीजें आती हैं, क्या, एक इक्विलिब्रेशन या इक्विलिब्रियम, या दिस ठीक है, या इक्विलिब्रेशन, इक्विलिब्रियम या डिसइक्विलिब्रियम। ठीक है, ये दो प्रोसेस। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, जैसे हमने कोई भी प्रोसेस, कोई भी इंफॉर्मेशन, नई इंफॉर्मेशन अडॉप्ट करने की कोशिश की। ठीक है, तो क्या हुआ कि अगर वो हमारे माइंड में एडजस्ट हो गई तो वो कौन सा कहलाया, कि हमारे माइंड में इक्विलिब्रेशन हो गया। अगर वो नहीं कर पाए तो क्या होगा, डिसइक्विलिब्रेशन या डिसइक्विलिब्रियम हो गई। ठीक है, अगर ये प्रोसेस हुआ तो क्या वो एकोमोडेट हो पाएगी,
तो वो इंफॉर्मेशन क्या होगी, एकोमोडेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, तब वो एकोमोडेट हो जाएगी। ठीक है, तो एकोमोडेशन मतलब होता है, इसको आप कह सकते हैं एडजस्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, एडजस्टिंग ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसमें क्या है, टू गेट न्यू इंफॉर्मेशन, और इसमें क्या है, एडजस्टिंग ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन। दोनों का मतलब आपको समझ में आया होगा। एसिमिलेशन में दो स्टेप्स इन्वॉल्व है, एक इक्विलिब्रियम और दूसरा क्या है, डिसइक्विलिब्रियम। एक इक्विलिब्रियम और दूसरा डिसइक्विलिब्रियम। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, इक्विलिब्रियम मतलब कि जो हम इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो हमारा मतलब माइंड उसको एक्सेप्ट कर रहा है ना। जैसे पहले से भी कुछ हमारे माइंड में नॉलेज होगी कि नहीं होगी, तो उसमें क्या हो रहा है, एडजस्ट हो रहा है ना। जैसे बच्चा छोटा होता है, ठीक है, उसको पहले प्लस सिखाया जाता है, जैसे 2 + 2 + 2 + 2 4 टाइम्स 2 है तो क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। तो उसको 2 × 4 भी तो फिर बाद में बताया जाता है ना, कि 2 × 4 = 8। तो ये दो इंफॉर्मेशन होंगे, तो उसके दिमाग में पहले से तो था कि 2 को अगर हम 4 टाइम्स ऐड करते हैं तो वो कितना आता है, 8 आता है। लेकिन जो नई इंफॉर्मेशन है वो 2 × 4 है, तो क्या ये एडजस्टमेंट होगा, तो वो क्या कहलाएगा, एकोमोडेशन। और जो 2 × 4 ये नई इंफॉर्मेशन है, ये क्या कहलाएगी, एसिमिलेशन। ठीक है, और एसिमिलेशन एकोमोडेशन इज अ पार्ट ऑफ एडाप्टेशन। ओके, एडाप्टेशन आपको समझ में आया? ठीक है, तो इसके आगे बढ़ते हैं। अब इनकी स्टेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। स्टेजेस देखिए, स्टेजेस की शॉर्ट ट्रिक है SPC। क्या है, SPCF बोलिए, SPCF। पियाजे का जब भी आप नाम लीजिए तो साथ में आपको क्या बोलना है, SPCF। ओके, ठीक है। S फॉर सेंसरी मोटर स्टेज, सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, इसे हम लोग कहेंगे, हिंदी में बोलेंगे संवेदीगामक अवस्था। कौन सी अवस्था, संवेदीगामक अवस्था। P से प्री ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज। कौन सी स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज। फिर क्या है, सी से कहेंगे हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, फिर F से क्या होगी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, आपको ये 4 स्टेजेस बहुत अच्छे से याद रखने हैं कि पियाजे ने सिर्फ 4 स्टेजेस दिए हैं, SPCF। S फॉर सेंसरी मोटर स्टेज, P फॉर प्री ऑपरेशनल स्टेज, C फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड F फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फिर से आप बोलें, इसको मत देखिए, पियाजे ने कितने स्टेजेस दिए हैं, 4। पहली कौन सी है, सेंसरी मोटर स्टेज। दूसरी कौन सी है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। तीसरी कौन सी है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। चौथी कौन सी है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। शॉर्ट ट्रिक SPC। ओके, ठीक है, इसके कुछ एजेस याद कर लीजिए। ये है 0 से 2 ईयर्स। ये कितना है, 2 to 6। कितना है, 2 to 6। ये कितना है, 6 to 12। ये कितना है, 12 to 18 ईयर्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी, कि सेंसरी मोटर स्टेज का टाइम पीरियड कितना है, 0 to 2 ईयर्स। ठीक, आपको ध्यान है, मैंने कुछ इन्फेंसी स्टेज के बारे में बताया था, चाइल्डहुड स्टेज के बारे में बताया था, और फिर एडोलसेंस बताया था, एंड एडल्टहुड। जो तीनों मैंने बताई है ना, इन्फेंसी, चाइल्डहुड और एडोलसेंस, उसकी ही क्वालिटीज इन चारों में आपको मिलेंगी। समझ में आ रही है ना बात, कि सेंसरी मोटर स्टेज में हमें किसके बारे में मिलेगा, ज्यादातर इन्फेंसी स्टेज, क्योंकि 0 to 2 ईयर्स। मतलब ये जो आप बात कर रहे हैं ना, 0 से 6, मतलब 0 से हमने बताया था ना, वो किसमें आएगा, इन्फेंसी में आएगा। ठीक है, इसी में आपको किसकी बात मिलेगी, इन्फेंसी की मिलेगी। फिर कॉम्प्लीट ऑपरेशन मतलब चाइल्डहुड की बात मिलेगी, और फॉर्मल ऑपरेशन मतलब एडोलसेंस की बात मिलेगी। लेकिन इन्होंने बहुत सारी कुछ एडिशनल भी चीजें बताई हैं, जो ज्यादातर सीके के एग्जाम में पॉइंट आउट की जाती हैं।
ठीक है, क्योंकि सीटेड जो फोकस करता है वो भी चाइल्ड को एज अ डिस्कवरर ही ट्रीट करता है। जो हम लोग भी एक हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है 2005 जो सीटेड है वो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। एनसीआर भी किस पे डिपेंड है, यही कंस्ट्रक्टिविस्ट पे, ठीक है। तो उसी को चाइल्ड को एज अ डिस्कवरर ही ट्रीट करना है। जो हमें टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देना है उसमें हमें समझना यही है कि आखिर हम चाइल्ड को एज अ डिस्कवरर ट्रीट करके उसकी नॉलेज को कैसे इनहेंस करें, यही तो समझना है ना। यही तो हमारा ट्रेनिंग यही तो होती है कि चाइल्ड का इंटरेस्ट जो है वो खुद से ही नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करे, तो हमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही चीज़ इन्होंने बताया, ठीक है। अब इनकी एक एक करके स्टेजेस के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। कौन सी? सेंसरी मोटर स्टेज। पहली स्टेज कौन सी है? सेंसरी मोटर स्टेज। एज कितनी है इसमें? 0 to 2 ईयर्स। रिमाइंड कीजिए कुछ, थोड़ा मतलब ध्यान कीजिए क्या था इन्फेंसी में। सारे एक्शंस किस पे डिपेंड करेंगे? रिफ्लेक्सिव बिहेवियर में। कैसा बिहेवियर होगा? इमिटेटिव होगा कि नहीं होगा? थोड़ा रिवाइज कीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ आपको किससे मैच कराना है? सेंसरी मोटर स्टेज को किससे मैच कराना है? इन्फेंसी से, ठीक है। सबसे पहले क्या है? एक्शन इज इमिटेटिव और इमिटेटिव, ठीक है। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप सर्च कर सकते हैं। एक है ऑब्जेक्ट परमानेंस। क्या है? ऑब्जेक्ट, इसको मैं अभी डिस्क्राइब करूंगा कि आखिर ये है क्या चीज। ऑब्जेक्ट परमानेंस बिहेवियर कैसा होता है? रिफ्लेक्सिव, मतलब सब कुछ उसकी नीड के ऊपर डिपेंड है कि आखिर उसको नींद लगी है बच्चा तो रोएगा, भूख लगी है तो रोएगा, है ना। मतलब जो भी है रिफ्लेक्सिव बिहेवियर उसका होता है अकॉर्डिंग टू नीड बिहेवियर, है ना। और क्या कर सकते हैं? 0 से 2 साल का बच्चा और क्या कर सकता है बताइए? सोचिए सोचिए और क्या कर सकता है? बस, ठीक है, यही है 0 to 2 ईयर्स, ठीक है। एक्शन इज इमिटेटिव। इसका मतलब क्या करेगा? आप जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनके सामने आप जैसा बिहेव करेंगे वो उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है? ऑब्जेक्ट परमानेंस। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, इसको आप समझिए। ऑब्जेक्ट परमानेंस आखिर होता क्या है? अच्छा, ठीक है। जब छोटा ही बच्चा होता है लगभग 6 महीने का या 8 महीने का, आप उसको ये मार्कर उसको दीजिए, ठीक है। अब वो उससे खेल रहा है जैसे, या उसके पास कोई टॉय है, अगर वो उससे खेल रहा है आप उससे ले लीजिए, तो उसकी जो इमेज है उसके दिमाग में भी परमानेंट नहीं हो रही, मतलब उसके दिमाग में अभी रुक नहीं रही है। उसको ले लोगे तब भी उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, और उसके पास रहेगा तब भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन कुछ टाइम बाद, लगभग कहा जाता है स्टार्ट्स आफ्टर 18 मंथ्स, स्टार्ट्स आफ्टर 18 मंथ्स, ठीक है। क्या होता है कि ये लगभग जब बच्चा 18 महीने का मतलब 1.5 साल का जब हो जाता है तब उसके अंदर ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अगर उसके पास कोई खिलौना है, ठीक है, और आपने उससे क्या किया? ले लिया, तो वो उसके लिए क्या करेगा? रोएगा, उसको वो खिलौना वापस चाहिए, ठीक है। तो यही प्रोसेस क्या? ऑब्जेक्ट परमानेंस। यही प्रोसेस क्या है? ऑब्जेक्ट परमानेंस। रिफ्लेक्सिव बिहेवियर, जैसे वो अकॉर्डिंग टू नीड, जैसे वो मतलब दूध पिएगा, खाना खाएगा, रोएगा, है ना, जो भी उसके बिहेवियर, उसके रिफ्लेक्सेस जो अपने आप चल रहा है ना, वही उसका चलता रहेगा, मतलब हमारे नीड के अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर रहेगा, ठीक है। ये है सेंसरी मोटर स्टेज। अगली स्टेज इनकी कौन सी है? एस हो गई। पी फॉर प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसको क्या कहेंगे हिंदी में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्या कहेंगे? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इसका एज मैंने कितनी बताई है? 3 to 7, 3 to 6, है ना, 3 to 6, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज कुछ इंपॉर्टेंट है, पहले वो लिख लीजिए।
सबसे पहला है एनिमीज। क्या है? एनिमीज। एनिमीज क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज एनिमीज। दूसरा है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइज, उसका मतलब थॉट्स कैसे होते हैं? डिसेंट्रलाइज होता है। फिर क्या है? इरिवर्सिबिलिटी। और एक है ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। और एक क्या होगा? क्रूशियल पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा? क्रूशियल पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा? ठीक है, और कुछ रह गया है? ठीक है, अभी कुछ ध्यान आएगा तो मैं लिख दूंगा। सबसे पहले समझते हैं एनिमल। क्या है एनिमल? देखिए, जब छोटा बच्चा होता है, अगर कभी वो जमीन पे गिर गया, बाई चांस वो जमीन पे गिर गया, तब क्या होगा? वो रोएगा। अगर आप वापस उस जमीन को मार देते हैं तो क्या हो जाता है? चुप हो जाता है। जैसे बाई चांस जैसे वो चल रहा है और कोई भी टेबल वगैरह उसके लग गई तो वो रोने लगता है। तो आप अगर वापस जाकर उस टेबल को मार देंगे तो उसको क्या समझ में आता है कि उस चीज के अंदर भी क्या है? जान है ना। तो अगर आप उस चीज को वापस मार दें तो वो क्या होता है? चुप हो जाता है। यही प्रोसेस क्या है? एनिमल। ठीक है, डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज जैसे आप कह सकते हैं उसके थॉट्स ये नहीं समझ सकते हैं। डिसेंट्रलाइज आपको इरिवर्सिबिलिटी क्या है? जैसे आपने उसको क्वेश्चन बताया कि यूपी कैपिटल क्या है? लखनऊ। यूपी कैपिटल लखनऊ है। तो अगर आप पूछेंगे कि लखनऊ क्या है, तब वो नहीं बता पाएगा। तो क्या नहीं बता पाएगा कि लखनऊ क्या है? एक सबसे अच्छा एग्जांपल आप ले सकते हैं कि जैसे आप उसको बता दें कि जब वाटर बॉईल करेंगे तब क्या कन्वर्ट होगा? वेपर, है ना। अगर वेपर से क्या हम वापस वाटर बना सकते हैं, ये उसको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब डिसेंट्रलाइज्ड ये आपको बताते हैं। जैसे उसके पास कोई इतनी सी चीज है, ठीक है, मतलब आप उसको कोई एक पेपर दे दीजिए, एक बड़ा सा चार्ट या कुछ बड़ा सा दे दीजिए, ठीक है। तो उसके पास उतना रहेगा, मतलब इतना एरिया उसके पास है। अब उसको गोल मरोड़ करके और भी इतनी बड़ी सी बॉल बना के दे दीजिए, ठीक है। अब आप अगर उससे पूछेंगे कि इसमें से किसका एरिया ज्यादा है ना, तो वो किसका एरिया ज्यादा बताएगा? उस चार्ट का जो पहले से फैला हुआ था, ठीक है। उसको ये नहीं पता है, ठीक है, कि उसको मतलब थॉट्स क्या है, थोड़ा लॉजिकल नहीं, ठीक है। और जो लॉजिकल जब उसके थॉट्स लॉजिकल नहीं होते हैं तब वो कौन सी रीजनिंग कहलाती है? ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, कि उसके अंदर कोई भी नो लॉजिकल थॉट। इसका एक और एग्जांपल देख लीजिए। जैसे आप एक कटोरी में पानी लीजिए, ठीक है, सेम पानी वही, और एक बड़े से ग्लास में इसको कर दीजिए और वही पानी उसमें, अब वो ग्लास क्या होगा? ऊपर तक भरा है और कटोरी थोड़ी सी मतलब बाई चांस खाली रहे, तो वो किसको प्रेफर करेगा? जो भरा हुआ है। किसको? जो भरा हुआ है, उसे क्या लगेगा कि वो ज्यादा है। तो यही है डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्रूशियल पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये होता है क्रूशियल पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। यही तो टाइम पीरियड होता है जिसमें क्या करता है बच्चा अपना क्या करता है? लैंग्वेज सीखता है, पूरा सब कुछ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो ये क्रूशियल पीरियड फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट भी कहलाता है, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हैं। एक और लीजिए, ईगोसेंट्रिक। ये आपने लिखा होगा उसी में, नहीं, जब हम लोग पढ़ रहे थे इन्फेंसी स्टेज, उसमें भी ईगोसेंट्रिक लिखा था कि शेयरिंग की उसके अंदर भावना नहीं होती है। अगर आप वही है ना, उसके पास अगर एक कुरकुरे का पैकेट है, आपने उससे एक कुरकुरे ले लिया, उसको एक नया ही पैकेट चाहिए, समझ आ रही है ना बात? ईगोसेंट्रिक होता है, उसमें बस वो वही ढूंढता है। अगर वो काम जैसे आप उससे कहेंगे ना बेटा ये काम कर दो, तो उसके लिए क्या है कि बदले में हमको क्या मिलेगा? समझ आ रही है ना बात? बदले में हमें क्या मिलेगा? वही प्रोसेस क्या मिलेगा? ईगोसेंट्रिक, ठीक है। ये इसके प्री ऑपरेशन स्टेज की पहचान है।
ठीक है, अगली स्टेज कौन सी है? कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। इसकी टाइम पीरियड क्या है? 7 to 11, 7 to 11, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होगा, उसकी जो थॉट प्रोसेस होंगे वो थोड़ा डेवलप कर जाएंगे। यहाँ पे कौन सी रीजनिंग होगी? ट्रांजिटिव रीजनिंग होगी। कौन सी? ट्रांजिटिव रीजनिंग, ठीक है। मतलब चीजों को समझ सकता है, ठीक है। उसके बाद थॉट्स उसके डिसेंट्रलाइज्ड, अभी कौन से होंगे? सेंट्रलाइज्ड होंगे। सेंट्रलाइज्ड होंगे, ठीक है, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड। इसके बाद क्या है? उसमें इरिवर्सिबिलिटी थी, इसमें क्या होगा? रिवर्सिबिलिटी। क्या? रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। और क्या होगा? अभी सारे के बारे में मैं आपको बताऊंगा। कंजर्वेशन मतलब वो चीजों को समझ सकते, अभी ये भी बता रहा हूँ। और क्या होगा? और क्या हो सकता है? ट्रांजिटिव रीजनिंग, सेंट्रलाइज्ड थॉट्स, रिवर्सिबिलिटी, कंजर्वेशन और इंडक्टिव थॉट्स। इंडक्टिव थॉट्स, ठीक है। पढ़ते हैं इसके बारे में। ट्रांजिटिव रीजनिंग मैंने आपको बता दिया, कुछ चीजों को अलग। और एक और लिख लीजिए, क्लासिफिकेशन। क्या है? क्लासिफिकेशन। जैसे मैंने आपको बताया था पहले कि डिसेंट्रलाइज में कि वो चीज़ों का एरिया या वॉल्यूम नहीं समझ सकता, तो इसमें उसके ये इतना लॉजिक आ जाएगा कि वो चीज़ों को समझ सकता है। वही थॉट प्रोसेस क्या कहलाता है? सेंट्रलाइज थॉट्स उसके हो जाते हैं। रिवर्सिबिलिटी, जैसे अब वो समझ सकेगा कि वाटर से ही वेपर बनता है, वेपर को अगर कंडेंस कर देंगे तो फिर से क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा, ठीक है। कंजर्वेशन की थॉट्स क्या होंगे? कंजर्व रहेंगे, चीज़ों को समझ सकेंगे, एक प्रोसेस में समझ सकेंगे, एक एक स्टेप वाइज किसी भी चीज़ को वो समझ सकता है। फिर क्या? इंडक्टिव थॉट्स, एक तरीके से उसके अंदर अब लॉजिक क्या होगा? डेवलप करेगा, है ना। चीज़ों में वो लॉजिक ढूंढेगा, आखिर ये ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। इंडक्टिव थॉट्स में वो चीज़ों के पीछे रीजन फाइंड करना की कोशिश। क्लासिफिकेशन, अगला है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में वो क्या करेगा कि वो चीज़ों को क्लासिफाई कर सकता है कि ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है ना। जैसे अगर उससे कहें एटमॉस्फेयर को वो अलग कर बता सकता है, लिथोस्फेयर को अलग बता सकता है, और हाइड्रोस्फेयर को वो अलग बता सकता है। तो आप समझ रहे हैं ना कि वो चीज़ों को क्लासिफाई अलग अलग कर सकते हैं। जैसे रॉक्स अलग बता सकता है ना। सॉलिड लिक्विड गैस का एग्जांपल ले सकते हैं, सॉलिड अलग कर सकता है, लिक्विड अलग कर सकता है, गैसेस अलग कर सकता है, ठीक है। तो उसके पास ये इतना आ जाएगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है। फिर अगली है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। कौन सी है? फॉर्मल ऑपरेशनल। उसमें क्या है? 12 to 18, ठीक है। ठीक है, अब फॉर्मल इंसान यहाँ पे क्या होगा कि वो अब हर चीज को अच्छे से समझ सकता है। इसकी यहाँ पे देखो सबसे पहले थिंकिंग आप डेवलप हो रही है, तो यहाँ पे कौन सी थिंकिंग? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है। जो चीजें उसके सामने भी नहीं है वो उसको भी इमेजिन कर सकता है।
जैसे आप एक बॉल दिखा के उसको सन की इमेजिनेशन करवा सकते हैं। आप समझ रहे हैं कि अगर आप उसको एक बॉल दिखाते हैं और उसके अगर सोलर सिस्टम समझाना है तो आप बॉल्स दिखा के उसको समझा सकते हैं कि अगर सोलर सिस्टम कैसे वर्क करता है। और दूसरा क्या है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। यहाँ पे थिंकिंग कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट, मतलब उसके अंदर क्रिएटिविटी आ जाएगी, है ना, कि वो चीजों को बहुत ही वास्ट एरिया में सोचने की कोशिश करेगा। तीसरा क्या है, हाइपो डिडक्टिव रीजनिंग। हाइपो डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। और इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, हाइपो डिडक्टिव रीजनिंग। लिख सकते हैं आप इसको। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब जो सामने नहीं है उसकी भी इमेजिनेशन कर सकता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब उसके अंदर थोड़ी क्रिएटिविटी आएगी, चीजों को वास्टली मतलब समझने की कोशिश करेगा। अच्छा लास्ट, हाइपो डिडक्टिव रीजनिंग मतलब वो क्या करेगा, चीजें के सॉल्यूशंस प्रेडिक्ट कर सकता है, ठीक है। मतलब उसके अंदर इतनी रीजनिंग आ जाएगी कि वो चीजों के सॉल्यूशंस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आखिर किसी भी चीज, कोई क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करना है, तो उसके अंदर मतलब वेरियस टाइप के थॉट्स आएंगे कि हम इसके तक कैसे पहुंच सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसकी एजुकेशनल एप्लीकेशन से भी बस, और ये हमारी थ्योरी कंप्लीट। लास्ट में क्या है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। क्या अच्छा हो सकता है ये बताइए, इसमें चाइल्ड से वर्क करवाना है या मतलब चाइल्ड खुद ही वर्क करेगा। चाइल्ड को ऐसे डिस्कवरी ट्रीट किया है ना, तो चाइल्ड खुद ही वर्क करके नॉलेज को गेन करेगा। तो एक तरीके से कहा जाए तो इस थ्योरी को आप इंपॉर्टेंट मान सकते हैं टीचर की लर्निंग के लिए, है ना, कि टीचर इससे सीख सकता है कि अगर हम टीचर मतलब बच्चे को कैसे ट्रीट करें, है ना। तो चाइल्ड कैन लर्न बेटर, है ना, चाइल्ड कैन लर्न बेटर। और अगर आप इस थ्योरी को मतलब फॉलो करेंगे तो उसको क्या मिलेगा, एक बेटर इन्वायरमेंट मिलेगा, बेटर इन्वायरमेंट मिलेगा, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, हैबिट ऑफ फाइंडिंग रीजन, ठीक है। क्या कर सकते हैं, बच्चे के अंदर कौन सी एक हैबिट डेवलप हो सकती है, हैबिट ऑफ फाइंडिंग रीजन, है ना। किसी भी चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होता है, तो उसके अंदर एक ये भी हैबिट आ सकती है। मतलब उसके बच्चा कैसा होगा, क्यूरियोसिटी, टू डेवलप क्यूरियोसिटी इन चाइल्ड, टू डेवलप क्यूरियोसिटी इन चाइल्ड, ठीक है। ये इसके एजुकेशनल एप्लीकेशन है, देख सकते हैं आप। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको, कोई ज़्यादा टफ लैंग्वेज में तो मैंने नहीं बताया, सारे के सारे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। ठीक है, इसके एजुकेशनल एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, ओके। फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले इनकी स्टेजेस के बारे में बताइए। स्टेजेस की एक शॉर्ट ट्रिक क्या है, SPCF। फिर से बोलिए, पियाजे का आप जब भी नाम लीजिए तो सबसे पहले आप उनको बोलिए SPCF, ठीक है। पियाजे कहाँ गए थे, स्विट्जरलैंड गए थे। कहाँ गए थे, स्विट्जरलैंड गए थे। उनकी दो बुक्स थी, एक मोरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड, एक दूसरी क्या थी, साइकोलॉजी ऑफ अ चाइल्ड। इन्होंने सिर्फ कॉग्निटिव थॉट्स के ऊपर ही बात नहीं की, और भी तरीके तीन इन्होंने प्रिंसिपल दिए थे। एक प्रिंसिपल ऑफ मॉरल जजमेंट, दूसरा क्या था प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज एंड थॉट्स, और तीसरा क्या था प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। लेकिन हमें पढ़ना था मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इससे रिलेटेड हमने आगे बातें की। अच्छा, हु इज नोन एज द फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, जीन पियाजे। कौन, जीन पियाजे, ठीक है। इनकी दो बुक्स मैंने आपको बता दी, कौन कौन सी थी, मोरल जजमेंट ऑफ अ चाइल्ड, दूसरी कौन सी थी, साइकोलॉजी ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है। SPCF इसकी शॉर्ट ट्रिक है क्या, स्टेजेस की।
सेंसरी मोटर स्टेज की उम्र कितनी है, टाइम पीरियड मतलब कितना है, 0 से 2 ईयर्स, ठीक है। प्री ऑपरेशनल का कितना है, 3 to 6 ईयर्स, कितना है, 3 to 6 ईयर्स। और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल का कितना है, 7 to 11 ईयर्स, 7 to 11 ईयर्स। और लास्ट में हमारी आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। इसमें मतलब बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब फुल्ली डेवलप उसके थॉट्स हो जाते हैं। इसकी उम्र कितनी होगी, 12 to 18। ओके, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। धन्यवाद।